Hello students, so in the previous lecture we were talking about glycolysis, then we started with the Krebs cycle, and in today's lecture we are going to talk about the electron transport system. ठीक है? So मैंने आपको बताया था कि you have to remember the amount of ATP which are being generated, कितना पानी रिलीज हुआ है, कितना पानी यूज हुआ है, those are very important steps. ठीक है? Now previous lecture में मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी when we are talking about the citric acid cycle or the TCA cycle, tricarboxylic acid cycle या फिर Krebs cycle, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे 24 ATPs है. Now if some of you are confused कि 24 ATP किस तरीके से, तो मैंने बताया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं. वन ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड and 2 pyruvic acid से 2 acetyl CoA. मतलब अगर 2 acetyl CoA है तो कितनी बार Krebs साइकिल को परफॉर्म किया जाएगा? 2 टाइम्स Krebs साइकिल को परफॉर्म किया जाएगा. ठीक है? सो 2 टाइम्स अगर Krebs साइकिल को परफॉर्म किया जाता है तो ये जो चीज है ये एक Krebs साइकिल में मिला है आपको. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूं, so this would result into 6 NADH2. कितना हो जाएगा? 6 NADH2 हो जाएगा. मतलब यहाँ पे जो नंबर है ये 9 है, 9 का क्या हो जाएगा? This is going to be doubled. क्योंकि this is for 2 Krebs cycle, it is going to be how much? This is going to be 6. And यहाँ पे this is how much? This is going to be 2. So this becomes 4. ठीक है? And substrate based 1 ATP in 1 Krebs cycle. The Krebs cycle is going to be performed 2 times. So 2 ATP हो गया. So 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. This is how you get 24 ATPs. This is the total count for 2 Krebs cycle. Not the single Krebs cycle. अगर आप single Krebs cycle को consider करो तो यहाँ पे 1, 9 and 1. ठीक है? So this is going to be how much? 9, 10 and 11. Is it clear? ठीक है? So now let's move towards the last part of the whole aerobic respiration process, जिसको मैं बता रहा था कि it is termed as the bank. क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सा चेक डिपॉजिट करना है? यहाँ पे आपको चेक डिपॉजिट करना है, दैट इज NADH2 and FADH2. NADH2 क्या करता है? यहाँ पे कोई ATP नहीं बनने वाला, सबस्ट्रेट बेस्ड ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा. यहाँ पे जो भी NADH2, FADH2 आपने बनाए थे, ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में बनाए थे या फिर आपने बनाए थे Krebs साइकिल के अंदर, उन चेक को आप डिपॉजिट करोगे. उन NADH2, FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे. ओके? और उससे आप क्या बनाते हो? तो जैसे मैंने बताया आपको कि 1 NADH2 जो होगा वो क्या बना के देगा? इट इज गोइंग टू गिव 3 ATP एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल. 3 ATP एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल. और 1 FADH2 जो होगा वो क्या बना के देगा? सो दैट इज गोइंग टू मेक 2 ATPs एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल. सिंपल एंड इजी. ठीक है? तो किस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूलर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पे फिर से विल टॉक अबाउट दी प्रोटोन मोटिव फोर्स, PMF. ठीक है? आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक जगह पे आप प्रोटोन का नंबर बढ़ा देते हो, फिर प्रोटॉन्स को आप अलाउ करते हो फ्लो करने को. सो व्हेन द प्रोटॉन्स फ्लो फ्रॉम द हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, ओके, द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है? उसी तरीके से अपन यहाँ पे बात करेंगे जिस तरीके से आपने क्लोरोप्लास्ट वाले स्ट्रक्चर में बात करी थी. वहां पे आपने बात करी थी F0 F1 पार्टिकल के बारे में. ठीक है? अगर आपको याद हो तो वहां पे आप बोल रहे थे इट वॉज फोटोफॉस्फोराइलेशन. यहाँ पे मैं बात करूंगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की. इज इट क्लियर? सो कितने NADH2 बने हैं वो आपको याद है, कितने FADH2 बने हैं वो आपको याद है अभी तक. तो हर एक NADH2 और FADH2 जब यहाँ से पास होगा तब जाके जो आपका टोटल काउंट होता है एनर्जी का वो आप ऑब्टेन करोगे. सो
सो आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ऑक्सीडेटिव phosphorylation is the name. ठीक है, so now what is happening here? So this is a metabolic pathway in which metabolic pathway in which NADH2 and FADH2 are oxidized. NADH2 and FADH2 are oxidized and electrons are passed from one electron carrier to another, and electrons are passed from one electron carrier to another. ठीक है, so this is what we are going to study in the electron transport system कि जो electrons है, electrons को transfer किया जाएगा from one place to another, उसी के साथ protons को pump किया जाएगा membrane के अंदर। ठीक है, so what are the important points to be remembered? It's a metabolic pathway in which NADH2 and FADH2 are oxidized and electrons are transported or are passed from one electron carrier to another electron carrier. ठीक है, so this electron carriers are going to be termed as complexes, complex 1, complex 2, complex 3, complex 4, we have complex 4. ठीक है, simple and easy. So metabolic pathway in which NADH2 and FADH2 are oxidized and electrons are passed from one electron carrier to the another electron carrier. ठीक है, now एक और मैं पॉइंट लिख देता हूँ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करोगे फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू electron transport it results in formation of proton motive force PMF. PMF for generation of synthesis of, ठीक है, पीएमएफ टर्म आपने पहले भी पढ़ चुका, क्लोरोप्लास्ट वाला जब स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स देख रहे थे, तब आपने प्रोटॉन मोटिव फोर्स के बारे में पढ़ चुका है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट it results in formation of proton motive force for the synthesis of ATP. ठीक है, so where is ETA, so the electron transport taking place? So it is the inner membrane of mitochondria. अभी तक ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था? सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ था। ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हुआ था? इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो लास्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज टेकिंग प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाला पॉइंट भी डाल देता हूँ, ETS टेक्स प्लेस, अच्छा मैं तीनों लिखूंगा साथ में,
So I hope this is clear. So let's move ahead. जो स्टेप आपने फर्स्ट देखा दैट वाज ग्लाइकोलाइसिस. जो सेकंड स्टेप आपने देखा दैट इज क्रेब्स साइकिल. और जो अभी आप देखोगे दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो लोकेशन अगर देखें इनका, so the location is glycolysis is taking place in the cytoplasm. Krebs cycle is taking place in the matrix of mitochondria. Matrix of mitochondria is the inner side or the inner portion. आप mitochondria इस तरीके से बनाते हो, तो ये जो पोर्शन है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है. दिस इज द मैट्रिक्स, द इनर साइड. यहाँ पे जो वॉल्स होती है इस तरीके से होती है. ठीक है. एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज टेकिंग प्लेस. ये जो मैंने फोल्डेड वॉल्स दिखाई है, मेम्ब्रेन्स दिखाई है वहां पे, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन of mitochondria. That is the inner membrane of mitochondria. ठीक है. सो मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ कि बिकॉज यहाँ पे आप चेक डिपॉजिट करने वाले हो, कौन सी चीज को आप यूज करने वाले हो, NADH2 को यूज करने वाले हो, यहाँ पे आप FADH2 को यूज करने वाले हो. ठीक है. तो मैं लिख देता हूँ कि यार ग्लाइकोलाइसिस, अभी तक आपको तो पता चल ही गया होगा, पर मैं फिर से एक बार मेंशन कर देता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है. तो अगर आपने ध्यान दिया हो ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, सो दैट इज 2 NADH2. हाउ मेनी NADH2? 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ओके सर, पुट इट हियर. NADH2 कहाँ बने हैं? ग्लाइकोलाइसिस में बने हैं. सो 2 NADH2 को आप डालोगे ETS के अंदर तो आपको कितने 6 ATP मिलेंगे, प्लस आपको क्या मिलेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे. क्रेब्स साइकिल की अगर बात करते हैं तो क्रेब्स साइकिल में कितने ATP? ओके, आपको जो नॉर्मल सबस्ट्रेट बेस्ड ATP अगर आप देखो तो सबस्ट्रेट बेस्ड ATP कितने थे? देयर इज 4 सबस्ट्रेट बेस्ड ATP जो आपको मिलते हैं डायरेक्टली, यू गेट इट फ्रॉम दी सबस्ट्रेट. ठीक है. तो उसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ. ओके, चलो लिख देता है, फिर भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 4 ATP. Those are going to be 4 ATP. ठीक है. क्रेब्स साइकिल की अगर बात करते हैं, ओके, क्रेब्स साइकिल से पहले आता है लिंकेज रिएक्शन. ठीक है. लिंकेज रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा नहीं बिकॉज नॉर्मली इट इज नॉट मेंशन्ड, बट अपन यहाँ पे लिख देते हैं लिंकेज रिएक्शन. तो लिंकेज रिएक्शन में अगर आप ध्यान दो तो वहां पे भी 2 NADH2 बन रहे हैं. वहां पे भी 2 NADH2 बन रहे हैं. और क्रेब्स साइकिल की अगर बात करता हूं, क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2 बन रहे हैं? ठीक है. तो अभी थोड़ी देर पहले काउंट अपन ने लिखा था कि एक क्रेब्स साइकिल में एक NADH2 बनता है, अब सॉरी 3 NADH2 बनता है, एक FADH2 बनता है. तो टोटल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो दिस इज गोइंग टू बी 6, 2 बार रिपीट होगी क्रेब्स साइकिल, 6 NADH2 एंड 2 FADH2. ठीक है. और ATP कितना है यहाँ पे? हाउ मच ATP इज प्रोड्यूस? तो सबस्ट्रेट बेस्ड ATP की अगर बात करें तो एक क्रेब्स साइकिल में एक ATP प्रोड्यूस होता है. तो 2 बार क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगी तो कितने ATP हो जाएंगे? 2 ATP. ठीक है. सो यहाँ पे 4 ATP है, यहाँ पे 2 ATP है. ठीक है. सो अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग. सो दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FADH2, 12 चेक पड़े अपने पास जिसको आपको डिपॉजिट करना है. ठीक है. क्लियर है? 10 is NADH2 and 2 is FADH2.
ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी, विच आर दोज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। सो लेट्स राइट डाउन अबाउट द कैरियर्स। ओके, सो जो कैरियर्स है विच आर लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, सो आई पुट इट डाउन। Those carriers are termed as complexes. So the first complex, the complex 1, the complex 1 is termed as NADH dehydrogenase. The name of the complex 1 is NADH dehydrogenase. Hydrogenase. ठीक है, the first complex which is going to help in transport of the electrons, that is NADH dehydrogenase. And what does it consist of? It consists of FMN, flavin mononucleotide, and iron sulfur complex. It consists of flavin mononucleotide and iron sulfur कॉम्प्लेक्स। ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, जिसका नाम क्या है, NADH dehydrogenase इज द नेम। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स 2 कंसिस्ट ऑफ सक्सिनेट dehydrogenase, succinate dehydrogenase is the name, and succinate hydrogenase consists of FAD and iron sulfur complex. It also consists of FAD and iron sulfur complex. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 3। अच्छा, अभी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस की अगर आप बात करें तो ये एंजाइम आपको कहाँ पे याद आता है? So this enzyme is actually the link between TCA or the Krebs cycle and the ETS because it was present in the Krebs cycle as well. अगर आप ध्यान दो, आपने Krebs cycle prepare कर लिया है तो आपको पता होगा this is present in the Krebs cycle and this is going to be used in the electron transport system as well. So it is a link between Krebs cycle and ETS. It is a link between Krebs cycle and ETS. Which one? Succinate dehydrogenase. ठीक है, now complex, एक और बात इसके बारे में आप याद रख सकते हो कि ये लोकेटेड है इनर मेम्ब्रेन में, बट ऑन द इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। Found on the inner side of mitochondrial membrane. ठीक है, so another complex, that is the complex number 3. Complex number 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का अगर बात करें नाम, सो इट इज साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, and cytochrome B and C1 complex.
cytochrome B and C1 complex. ठीक है, this is complex number 3. What does it consist of? It consists of cytochrome B and C1 present, B and C1 तो present है. Apart from this, there is presence of Fe. There is presence of Fe. ठीक है. कॉम्प्लेक्स 4 जो है इट कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, and cytochrome A3 complex. cytochrome A3 complex. ठीक है. ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 4, इट कंटेन्स आयरन एंड कॉपर एज वेल. इट कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड कॉपर. ठीक है. तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, दिस आर अटैच्ड. ये जो कॉम्प्लेक्सेस के मैंने यहाँ पे नाम लिखे, इसके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि दिस आर अटैच्ड, दिस आर नॉट स्टेशनरी, दे आर attached to the inner membrane of the mitochondria. They are not movable, they cannot move, they cannot move. ठीक है. तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हुए. अभी मैं 2 मूवेबल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूंगा. ये जो 4 है, ये मूव नहीं कर सकते, ये मेम्ब्रेन के अंदर अटैच्ड है. ओके. अभी मैं बात करूंगा उन कॉम्प्लेक्सेस की जो मूव कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं रब करता हूं इसको. So we'll talk about, these are non-movable, immobile. So I'll talk about the mobile electron carriers. We'll talk about the mobile electron carriers. Mobile electron carriers मतलब they can move. ठीक है. दे नॉट फिक्स्ड एट वन पोजीशन. जो अभी मैंने 4 कॉम्प्लेक्सेस लिखे, वो क्या फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, बट दिस वंस आर नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड, दे आर गोइंग टू बी मूवेबल. सो वन ऑफ देम इज यूबिक्विनॉन. वन ऑफ देम इज यूबिक्विनॉन. ठीक है. एंड अनदर इज साइटोक्रोम C. अनदर इज साइटोक्रोम C. ठीक है. So ubiquinone is one mobile electron carrier and cytochrome C is another mobile electron carrier. The cytochrome C जो है, इसके लोकेशन की अगर बात करें, so it is located to the other side of the inner membrane or the outer side, attached outer side of इनर मेम्ब्रेन. ओके. सो कौन सी आउटर साइड वो अपन देखेंगे. ठीक है. तो कितने कॉम्प्लेक्सेस हो गए अभी? 4 कॉम्प्लेक्सेस जो मैंने बताया विच आर नॉट मूवेबल, और ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मूवेबल है, दे कैन मूव अराउंड. ठीक है. सो लेट्स ड्रॉ द मेम्ब्रेन. Let's say this is the outer membrane. This is the space between the membrane. और ये जो मैं दिखाऊंगा, this is the inner membrane. ठीक है. तो इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पे. This is the outer membrane. के बाहर क्या आ जाएगा?
cytoplasm. This is the outer membrane of mitochondria. This is the inner membrane. ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है. दैट स्पेस इज टर्म्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, और यहां पे अंदर की तरफ क्या होगा? सो दिस इज गोइंग टू बी द मैट्रिक्स पार्ट. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, जहां पे क्रेब्स साइकिल हुई थी. ठीक है, सो द साइटोप्लाज्म, द आउटर मेम्ब्रेन, द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, द इनर मेम्ब्रेन एंड द मैट्रिक्स. ठीक है, ठीक है, simple and easy. So let's darken this up. This is the outer membrane, this is space and this is the inner membrane. तो यहाँ पे मैं complexes बना देता हूँ. तो जो first complex आपने देखा, that is NADH dehydrogenase. It is one of the biggest complex which is available in the membrane. Okay. ठीक है, so this is a complex which is located in the inner membrane. इसका नाम क्या था? This is complex 1. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कॉम्प्लेक्स अपने बनाया था, ओके, उसको अपने बोला था इट इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड. तो मैं उसको अंदर की तरफ दिखाता हूँ. I'll change the colors. ठीक है, दिस इज द सेकेंड कॉम्प्लेक्स. मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर. दिस इज, यहाँ लिख देते हैं. दिस इज सेकेंड कॉम्प्लेक्स, दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, उसके बाद देयर इज अनदर कॉम्प्लेक्स कमिंग. Okay, so this is another complex number 3. Okay, एक और कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है, कॉम्प्लेक्स 4. This is complex 4. ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको दिखेगा, दैट इज द F0F1 पार्टिकल. वो भी लोकेटेड होगा. तो F0F1 पार्टिकल को दिखा देते हैं. दिस इज द F0F1 पार्टिकल जो आपने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था. सो दिस इज F0 पार्ट, दिस इज द F1 पार्ट. ठीक है, सो दिस आर द कॉम्प्लेक्सेस. ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस है? विच आर फिक्स्ड, विच आर अटैच्ड, विच आर नॉट गोइंग टू मूव. ये लोकेटेड है मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, दूसरे जो कॉम्प्लेक्सेस मैंने बताया, दो जो क्या कर सकते, दे आर एबल टू मूव. ठीक है, तो उनको मैं दिखा देता हूं. तो मैं यहाँ, ओके, आई विल शो इट लाइक दिस. ऐसा शेप होगा तो आप समझ जाओ इट्स अ मूवेबल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, क्या नाम था? यूबिक्विनॉन. यूबिक्विनॉन वाज द नेम. दिस इज द मूवेबल कॉम्प्लेक्स. ओके, एक और मूवेबल कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ दिखेगा जिसका नाम है साइटोक्रोम C. उसको भी अपन वाले शेप से डोनेट करेंगे. आप देखो, इट इज ऑन द इनर साइड.
of the, it's on the outer side of the inner membrane. साइटोक्रोम सी, ठीक है। नाउ ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स अपन ने बना रखा है, इसका इंटेंशन क्या है? टू क्रिएट अ प्रोटोन मोटिव फोर्स, मतलब एक तरफ पे प्रोटोन का प्रोपोर्शन बढ़ा देना है, सो दैट व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटोन इंक्रीजेस ऑन वन साइड, देन दे आर रिलीज फ्रॉम द एटीपी सिंथेस और द F1F0 पार्टिकल, और क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो नाउ हाउ डज इट वर्क? सो जो क्रेब्स साइकिल में अपन ने NADH2 बनाए थे, जो लिंकेज रिएक्शन में NADH2 बने थे, ओके, वो सब NADH2 यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के साथ रिएक्ट करेंगे, और जब वो रिएक्ट करेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो फर्स्ट चीज जो कॉन्टेक्ट में आएगी दैट इज गोइंग टू बी दी NADH2। सो NADH2 जब कॉन्टेक्ट में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में। NADH2 से NAD प्लस बन गया, मतलब जो H2 है उसको कॉम्प्लेक्स 1 ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड अलोंग विद द H2 देयर इज आल्सो इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, ठीक है। तो यहां से 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, और ये 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया जाता है किसके पास? टुवर्ड्स द मूवेबल कॉम्प्लेक्स दैट इज यूबिक्विनॉन, टुवर्ड्स द मूवेबल कॉम्प्लेक्स दैट इज यूबिक्विनॉन। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूविंग अलोंग विद द प्रोटॉन, ठीक है, तो जब पास किया जाता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है? ये मैट्रिक्स में से H प्लस प्रोटॉन्स को पंप करता है, मैट्रिक्स में से प्रोटॉन्स को पंप करता है, और पंप करके कहां पे भेजता है? ये उन प्रोटॉन्स को पंप करके भेज देता है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। कितने प्रोटॉन्स? तो 2H प्लस, 2 प्रोटॉन्स को पंप करके भेज देता है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। कहां से पंप किया? फ्रॉम द मैट्रिक्स, मतलब अब क्या होगा? मैट्रिक्स में से H प्लस का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको क्लोरोप्लास्ट याद आ रहा होगा, ठीक है। सो अब जो इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए यूबिक्विनॉन के पास, ओके, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यूबिक्विनॉन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, यूबिक्विनॉन रिड्यूस हो जाएगा, और फिर वो मूव करके जाएगा। इट डज नॉट गो टू द कॉम्प्लेक्स 2, इट गोज टू द कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 2 का क्या रोल है अपन देखेंगे। इट मूव्स टू द कॉम्प्लेक्स 3, और वो क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स अलोंग विद द प्रोटॉन्स आर गिवन टू दिस कॉम्प्लेक्स। सो यहां पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2H प्लस यहां पे आ गए। जैसे कि नाम, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स 1 से, आपने भेजा कॉम्प्लेक्स 3 के पास विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विनॉन, ठीक है। अब यहां पे ये जो चीज आई, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द मूवेबल कॉम्प्लेक्स दैट इज साइटोक्रोम C, ओके। साइटोक्रोम C यहां से मूव करके यहां पे पहुंचता है, ओके, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, because it is movable protein or movable complex, ठीक है, and it reaches the complex 4. So the complex 4 receives those electron and H plus। किसके पास आ गया? कॉम्प्लेक्स 4 के पास आ गया, ठीक है। जब ये चीज कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाती है तो उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स 3 भी क्या करता है? मैट्रिक्स में से 2H प्लस को पंप करता है, कहां पे? इन दी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये सेम चीज कौन करेगा? जो दूसरा कॉम्प्लेक्स 4 है वो भी करेगा, मैट्रिक्स में से H प्लस को पंप करेगा कहां पे? इन दी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। मतलब आप देखो यहां पे H प्लस आया अंदर, यहां पे H प्लस पंप किया गया है, यहां पे H प्लस पंप किया गया, ठीक है। मैट्रिक्स में से H प्लस को पंप किया जा रहा है, कहां पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप किया जा रहा है, ठीक है। अब अपन यहां पे आ जाते हैं। यहां पे जो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, दे आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इनको कौन एक्सेप्ट करेगा? दे गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन,
दैट इज हाफ O2। उससे कौन बाइंड करता है? उससे बाइंड करता है 2H प्लस, उससे बाइंड करता है 2H प्लस, दैट इज along with 2 electrons, and this results in formation of H2O। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? It results in formation of a molecule of water। आपको याद होगा मैंने जब भी बोला NADH2 3 ATP बना के देता है तो उसके साथ एक पानी बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। दिस वाटर इज मॉलिक्यूल इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर। दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, तो जो NADH2 से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स आए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 में जाने के बाद किसके साथ बाइंड हो जाते थे? बाइंड विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जो लास्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कहां पे फिक्स हो गया? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कहां पे फिक्स हो गए? तो दे आर फिक्स्ड विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2। कौन से कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स 4 में। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट था कॉम्प्लेक्स 4 में खत्म हो चुका है, बिकॉज यहां पे क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनता है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, बिकॉज द एंड पार्ट और द एंड स्टेप फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनॉन, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 में आने के बाद they are fixed or they are bound to half molecule of O2 resulting in formation of metabolic water। ठीक है, और उसी टाइम पे आप देखो कि यार 2H प्लस अंदर आ गए, 2H प्लस यहाँ से अंदर आ गए, 2H प्लस यहाँ से अंदर आ गए, मतलब we have a total of 6H plus which are located in the intermembrane space। 6H प्लस आ गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो काफी सारे H प्लस का डिपोजिशन हो जाएगा कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। और जब काफी ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा H प्लस का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रोटोन मोटिव फोर्स। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का प्रोटोन मोटिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा और मैट्रिक्स में प्रोटोन का प्रोपोर्शन काफी कम हो जाएगा। तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे? प्रोटॉन्स will start rushing from the F0 F1 particle or the ATP synthase, they will start rushing। ठीक है, तो यहाँ पे you start moving from the F0 F1 particle। ठीक है, जब वो पास करते हैं F1 पार्टिकल के अंदर से, तो F1 पार्टिकल में क्या होता है? कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और वो क्या करता है? वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, what it does, it takes up ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उन दोनों को बाइंड कर देगा और क्या बनाएगा? ATP बनाएगा। उन दोनों को बाइंड करके क्या बनाएगा? ATP बनाएगा। मतलब जो प्रोटॉन्स when they are moving from their higher amount to lower amount, the energy which is generated by them, जो एनर्जी इन प्रोटॉन्स से जनरेट होती है, ठीक है, उस एनर्जी को ट्रैप कर दिया जाता है किस में? ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में। तो जब ADP के साथ आप बाइंड कर दोगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, तो क्या बनेगा? This is going to form ATP। This is going to form ATP। समझ में आ गया? ADP plus inorganic phosphate is bound with the help of the energy that is released by the moving protons। तो आप यहाँ पे देखो, जब 2H प्लस पास होगे तो यहाँ पे आपको एक ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कितने H प्लस है? There is 4 5 6, there are 6H प्लस। That means अगर 2H प्लस से फॉर्मेशन होता है, if 2H plus results in formation of 1 ATP, तो अपने पास कितने H प्लस है? There is presence of 6H प्लस, तो कितने ATP बनेंगे? 3 ATP बनेंगे। 3 ATP बनेंगे। That is what I said कि यार 1
NADH2 का इलेक्ट्रॉन्स जब पास करेंगे ETS के थ्रू, तो दे आर प्रोड्यूसिंग 6H+, ठीक है। तो 6H+ जब F0F1 पार्टिकल के थ्रू पास हो गए, दे आर गोइंग टू गिव 3 ATP, and along with 3 ATP there is going to be formation of 1 metabolic water. So now it is very clear to you कि ये जो मैं कब से बोल रहा था कि ATP बनेगा, वाटर बनेगा, वो किस तरीके से बनने वाला है। तो जितने भी NADH2 है उनसे जो ATP का फॉर्मेशन होगा या वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से होगा, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एक और कंपोनेंट जो अपन ने यूज किया था, जो अपन को मिला था, दैट इज FADH2। FADH2 को कौन एक्सेप्ट करता है? तो FADH2 का एक्सेप्टर है ये कॉम्प्लेक्स 2। सो FADH2 को यहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा, तो FADH2 बन जाएगा FAD+, ठीक है। उसके जो हाइड्रोजन है H+ है और इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर अगेन sent to the ubiquinone. Ubiquinone से they are going to be sent to the same pathway. यहां से गए यहां, यहां से गए यहां, और यहां पे आके फिक्स हो जाएगी। The same pathway. NADH2 के लिए पाथवे यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके they are going and fixing, और FADH2 के लिए यहां से इस चीज को हटा दो, यहां से मूव करके जाएगी और यहां पे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज the complex 2 is located on the inner side, it is not able to pump the protons to the inner side. यहाँ पे प्रोटॉन को पंप नहीं कर सकता। बाकी के आप कॉम्प्लेक्सेस देखो वो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच है, मतलब वो प्रोटॉन को यहाँ से लेके यहाँ पंप कर सकते हैं, बट ये तो इतना सा ही है, ये प्रोटॉन्स को यहाँ पे पंप नहीं कर पाता। तो इसका H+ यहाँ पे पंप नहीं होगा, तो बचे कितने H+? ये 2 H+ बचे यहाँ पे। जब FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए यहां से, तो ये कॉम्प्लेक्सेस तभी 2 H+ अंदर पंप करेंगे, 2 H+ अंदर पंप करेंगे। तो FADH2 की अगर बात करें, FADH2 की अगर बात करें तो FADH2 में कितने H+ पंप हुए? 4 H+ पंप हुए, 4 H+ पंप हुए, ठीक है, क्योंकि यहां से आप गिनोगे। 4 H+ की अगर बात करते हैं तो 2 H+ 1 ATP देते हैं, तो 4 H+ कितने ATP देगा? सो दे आर गोइंग टू गिव 2 ATP and 1 H2. They are going to give 2 ATP and 1 H2. ठीक है, समझ में आ गया? So this is how FADH2 and NADH2 are going to produce the ATP and water molecule. So the complexes are very very important. आपको complexes याद रखने पड़ेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ अटैच्ड है? ये इनर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है, ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे अटैच्ड है। ओके, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 2H+ दे प्रोड्यूस 1 ATP, सो 1 NADH2 गिव्स 6H+, वो अंदर 6H+ पंप करवाता है, तो 3 ATP और 1 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। FADH2 कितने H+ अंदर पंप करवाता है? तो 4 H+ पंप कराता है, तो उस हिसाब से हो जाएगा 2 ATP and 1 H2, ठीक है। नाउ अच्छा, अभी आप देखो कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो इस पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, ठीक है, दोनों चीज है। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल बनने के बाद में ही ATP का जनरेशन होगा, आप याद रखना। अगर कोई प्रोसेस में बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम ऑफ द रीजन इफ द कॉम्प्लेक्स 4 इज नॉट वर्किंग, कॉम्प्लेक्स 4 काम नहीं कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स 4 अगर काम नहीं करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और वाटर मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो यह वाला स्टेप परफॉर्म नहीं हो सकता है, ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP ऑल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, यूबिक्विनॉन, साइटोक्रोम, ये सब क्या होने चाहिए? अच्छे से काम करने चाहिए, दे शुड वर्क प्रॉपर्ली। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको बोला जाए कि यार यूबिक्विनॉन इज नॉट वर्किंग या फिर कॉम्प्लेक्स 3 इज नॉट वर्किंग, तो ATP कितने प्रोड्यूस हो गए? तो ATP 0 प्रोड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज
When the complexes are not working, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटॉन्स अंदर की तरफ पंप नहीं होंगे, और वाटर अंदर की तरफ प्रोटॉन्स अंदर की तरफ पंप नहीं होंगे तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट नहीं होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट नहीं होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। काफी सिंपल है, ओके अगर आप ठीक से ध्यान से समझो तो, एंड इट कैन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो। सो दिस काउंट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको काउंट याद रखना है, ये काउंट आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ अपन ऑक्सीजन जो ब्रीथ करते हैं ना, एरोबिक रेस्पिरेशन आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन यूज करते हो, ऑक्सीजन यूज करते हो, तो ऑक्सीजन किस काम में आता है? तो ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपने देखा यहां पे द रोल ऑफ ऑक्सीजन is limited to the terminal step. The role of oxygen is limited to the terminal step, जहां पे it is forming the water molecule. ठीक है, it leads to the water formation. ठीक है, एक और बात कि यार ऑक्सीजन इज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज whole process is driven by removal of H plus. O2 is vital because whole process is driven by removal of H plus. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन? तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज, एक तो आपको पता होना चाहिए वाटर फॉर्मेशन है, ठीक है, दूसरा इट इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेप। तो टर्मिनल स्टेप मतलब कौन सा? कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, नाउ ये जो आपने पूरा देखा दिस वाज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और एट द एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ये सेम चीज आपने पढ़ी थी किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, जब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, और मैंने बोला था वहां पे हो रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज दैट वाज ऑल टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट वाज फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन? So photophosphorylation, photo is with the help of sunlight, okay, and oxidative is with the help of oxidation. Photophosphorylation and oxidative phosphorylation. So where is it taking place? तो ये आपको पता होना चाहिए. This is taking place in the chloroplast. And oxidative phosphorylation is taking place in the mitochondria. ठीक है, यहां पे सनलाइट वॉज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा रोल द प्रोटोन मोटिव फोर्स बाय लाइट एनर्जी फोर्स इज जनरेटेड with the help of
लाइट एनर्जी। और यहाँ पे प्रोटोन मोटिव फोर्स इज जनरेटेड बाय whom? It is generated by the oxidation reaction. Proton motive force is generated by the oxidation reaction. किसका oxidation reaction हुआ? Of NADH2 and FADH2। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो मेन डिफरेंस है फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कि यार फोटोफॉस्फोराइलेशन इज टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, जो आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़े थे, वहां पे भी आपने एटीपी जनरेट किया था। वहां पे जो प्रोटोन मोटिव फोर्स था उसको जनरेट करने के काम में कौन आता था? इट वाज लाइट एनर्जी। इट वाज लाइट एनर्जी दैट वाज क्रिएटिंग द प्रोटोन मोटिव फोर्स। बट when you talk about oxidative phosphorylation that is taking place in the mitochondria, उस केस में the proton motive force is generated by the oxidation reaction of NADH2 and FADH2, जो अभी आपने देखा complex 1 and complex 2 were participating, जहां पे NADH2 और FADH2 का क्या हो रहा था? It was undergoing oxidation, उसके अंदर से हाइड्रोजन को निकाल दिया जा रहा था, है ना? ठीक है, so this was all about electron transport system। ठीक है, सो जो एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स थे, दैट वाज ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल के 2 नाम और बताया अपने, TCA साइकिल एंड CAC साइकिल, ओके, एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि NADH2 का और FADH2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सो तीनों स्टेप्स एरोबिक रेस्पिरेशन के खत्म हो चुके। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दो स्टेप्स। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि आपने तीनों लेक्चर्स इसके प्रीवियस वाले जहां पे ग्लाइकोलाइसिस की बात करी उसको अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। मैंने बोला था कि उसको 5 टाइम्स लिख के आपको भेजना है। क्रैब साइकिल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंजाइम्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको भी 5 टाइम्स लिख के भेजना है। और जो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और 5 टाइम्स लिख के आपको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about the further details regarding the chapter. ठीक है, okay, bye bye.